Hello students, today we will discuss chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes are also called alkyl halides और इससे पहले वाले लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkyl halides and preparation of alkyl halides पढ़ चुके हैं. So in the chemical properties or chemical reactions of haloalkanes, these are the important reactions: SN2 reaction, SN1 reaction, beta elimination, Grignard and Wood reaction. So SN2 or SN1, these are the substitution nucleophilic reactions and these are very important reactions. So what are the chemical reactions of haloalkanes which are important reactions? These are the nucleophilic substitution, elimination reactions and reaction with metals. So first of all, we will take the nucleophilic substitution reactions. So nucleophilic substitution reaction is one of the 3 or 4 most important useful class of organic reactions for synthesis. ये काफ़ी important synthesis के लिए जो है ये काफ़ी important reaction है और इसमें से काफ़ी सारे जो questions हैं वो आते हैं. And the reaction is performed by replacing one functional group by another functional group. Alkyl halide में से हम एक functional group को replace करते हैं और दूसरा functional group जो है वो उसमें आ जाता है. So these are called the substitution reactions. So a reaction is initiated by a nucleophile. Nucleophile जो है इसको एक reaction को initiate करता है and it is called nucleophilic substitution reaction. So basic electron rich reagents. जो व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन रिच रिजेंट्स होते हैं. बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच रिजेंट्स दैट अटैक द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन. जो कार्बन के न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स और न्यूक्लियोफाइल. सो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच रिजेंट्स होते हैं और दे अटैक टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. सो दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स. So when this attack results in substitution, अगर ये इस अटैक की वजह से कोई भी substitution होता है, so that is called nucleophilic substitution. तो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, तो that is called the nucleophilic substitution reaction. So these are the nucleophiles, electron rich reagents. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? एक तो ये इलेक्ट्रॉन रिच रिजेंट्स होते हैं और स्पीसीज होते हैं. एंड दीज न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल. ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. न्यूक्लियोफाइल कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं तो वो क्या करते हैं? दे कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होती हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है. एंड इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अटैक वहीं पर ही करेगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. उस स्पीसीज पे ही अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी. द कार्बन कंपाउंड्स दैट अंडरगो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड द सबस्ट्रेट. तो इस टाइप की जो भी कंपाउंड्स हैं जहां पे इस टाइप की रिएक्शन होंगी, न्यूक्लियोफाइल जहां पर अटैक करेगा, तो जिस जगह पर वो अटैक करेगा या जिस कंपाउंड पर अटैक करेगा दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. So substrates are characterized by the presence of a living group. क्योंकि सबस्ट्रेट के पास क्या होगा? एक लिविंग ग्रुप भी होगा, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर. और जो लिविंग ग्रुप है, जो सबस्ट्रेट है जहां पर रिएक्शन होगी, वहां से एक ग्रुप जो है वो छोड़ के चला जाएगा. तो जो यहां पर क्या होता है कि जो हेलोएल्केन्स हैं, दीज आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स. यहां पर जो मिथाइल ब्रोमाइड है या इथाइल क्लोराइड है, कोई भी हेलोएल्केन्स हैं, दीज आर कॉल्ड द सबस्ट्रेट्स. और न्यूक्लियोफाइल जो है उन सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा. सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन हेलोएल्केन्स एंड रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? हेलोएल्केन के पर अटैक करेगा और एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से वो रिप्लेस कर देगा.
ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में क्या है, एल्काइल हैलाइड मीन्स एक हैलोजन उसमें है, तो एक हैलोजन को रिप्लेस करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। तो यहां पर क्या होगा, हैलोजन एटम इज ए लिविंग ग्रुप। ये जो हैलोजन एटम है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर अगर अटैक किया तो ये जो आपका हैलाइड है, ये एज ए हैलाइड आयन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो हैलोजन एटम इज ए लिविंग ग्रुप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज ए हैलाइड आयन। तो हैलाइड आयन की तरह से ये जो है यहाँ पर ये रिमूव हो जाता है। दिस इज द एल्काइल हैलाइड। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो ये जो है, जो आपका हैलाइड आयन है, एज ए हैलाइड आयन यहाँ पर रिप्लेस ये हो जाएगा। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें, सो दिस इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट RX। ये CH3 Cl CH3 Br ये कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज एन एल्काइल ग्रुप, और ये जो है आपका दिस इज लिविंग ग्रुप। तो और ये जो है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इन रिएक्शंस में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दिस एक्ट एज ए बेस, बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिप्लेसेस ए वीक बेस। यहाँ पर हम कोई सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट में जब ये रिएक्शन होगी किसी भी एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो ये जो जेड है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा और एज ए हैलाइड आयन यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज ए लिविंग ग्रुप। तो ये जो है आपकी दिस इज ए बेसिक रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे होती है, कोई भी अगर आप रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है, किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप रिएक्शन करेंगे तो, और सॉल्वेंट में ही रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ड्राई रिएक्शन जो है वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाता। तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन होता है, मतलब वो आपस में कोलाइड करते हैं। तो कॉलिजन बिटवीन ए हाइड्रोक्साइड आयन, फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइड्रोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया, एंड ए मिथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड लिया आपने और एक हाइड्रोक्साइड आयन लिया, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका सबस्ट्रेट है। तो इनमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन के थ्रू जो है वो रिएक्शन जो है वहां पर वो परफॉर्म होगी। तो कॉलिजन के थ्रू क्या हुआ, रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, रिएक्शन जो है दो तरीके से हो सकती है। एल्काइल हैलाइड्स में जो रिएक्शन है या हेलो एल्केन्स में जो रिएक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है, जिसको हमने अभी बोला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो या तो ये SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां पर ये क्लियर करना जरूरी है, व्हाट आर द SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। यहां पर हम इसको बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं और SN2 को बाईमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं। क्योंकि SN2 रिएक्शन में रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन टू रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्शन रेट जो है टू रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं SN2, और इसीलिए ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट, केवल वन रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट तो वहां भी दो ही होंगे, लेकिन SN1 रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट के ऊपर जो है वो रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, एंड SN2 में रिएक्शन रेट डिपेंड करता है टू रिएक्टेंट्स के ऊपर, और इसीलिए इसको हम बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस रिएक्शन SN2 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए लेकिन एप्रोटिक होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन एंड डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। एंड SN1 रिएक्शन जो है इट इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर भी होना चाहिए सॉल्वेंट, पोलर यहां भी पोलर होता है और यहां भी पोलर होता है, लेकिन यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और यहां पर एप्रोटिक होता है। SN2 में एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि SN1 SN2 आपके पास में बाद में बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी आएंगे, कोई रिएक्शन आपको दी हुई होगी, आपको वहां पर ये बताना होगा कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। तो आपको उसको रिएक्शन को देखकर ही मालूम चल जाना चाहिए कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है।
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, C2H5OH अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो दीज आर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको ये यहाँ पर पता चल गया होगा कि व्हाट इज द SN2 एंड SN1 रिएक्शन। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होती है और किसी में SN1 रिएक्शन नहीं होती है, या किस में SN1 होती है और किस में SN2 रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। द टर्म बाइमॉलिक्यूलर इज यूज्ड since rate determining step is the collision of two particles or molecules। क्योंकि यहां पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है या जो रेट डिपेंड करता है रिएक्शन का, वो दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब कॉलिजन दो पार्टिकल के बीच में होगा और रिएक्शन रेट जो है वो टू मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सो इट इज कॉल्ड द SN2 रिएक्शन। तो दिस इज अगर आप देखें, दिस इज SN2 रिएक्शन, CH3Br प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और यहां पर ये CH3OH बन जाता है, और दिस इज ए लिविंग ग्रुप एज ए हैलाइड आयन और ब्रोमाइड आयन। सो द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये क्योंकि जो रिएक्शन रेट है वो दो के ऊपर डिपेंड करता है, टू मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, या दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। कौन से रिएक्टेंट? ये जो रेट रिएक्शन डिपेंड करता है CH3Br एंड हाइड्रोक्साइड आयन, CH3Br एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों के ऊपर रेट इसका डिटरमिन करता है। इसीलिए ये रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर है और इसीलिए हम इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज SN2 रिएक्शन? ये कैसे होती है? यहां पर अगर आप देखेंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन है एंड दिस इज द मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और CH3Br भी आप ले सकते हैं। यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन स्टेज एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द ब्रोमीन। ब्रोमीन और क्लोरीन, अगर आपने यहाँ ब्रोमीन ले लिया तो ये ब्रोमीन से दूर रहेगा हाइड्रोक्साइड आयन, अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरीन से दूर रहेगा। सो हाइड्रोक्साइड आयन स्टेज एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द ब्रोमीन और क्लोरीन। यहां पर हमने क्लोरीन लिया हुआ है तो ब्रोमीन भी ले सकते हैं आप। इट अटैक्स द मॉलिक्यूल फ्रॉम रियर। तो यहां पर क्या होता है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है SN2 रिएक्शन में इधर से अटैक नहीं करेगा, ये इस साइड से अटैक करेगा। ये क्लोरीन के बिल्कुल अपोजिट साइड में रहेगा और काफी दूरी पर रहेगा, बिल्कुल 180 डिग्री पर ये जो है वो अटैक करेगा। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। हाइड्रोक्साइड आयन स्टेज एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द ब्रोमीन और क्लोरीन। तो यहां पर ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं आप, वहां से सबसे ज्यादा दूरी पे ये रहेगा। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है बैक साइड से यहां पर कार्बन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करता है? ये जैसे ही इसने ये यहां पर अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होगा, ये यहां पर ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है यहां पर ये अटैच हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिमिनिश हो रहा है, और जो क्लोराइड आयन है ये क्या कर रहा है, ये यहां से कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाने के लिए जा रहा है ये। तो हाइड्रोक्साइड आयन हैज ए डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जैसे ही बैक साइड से उसने अटैक किया, इसके बाद जो चार्ज है वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा। इट बिगेन टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ शेयर करने लग जाता है। एंड क्लोरीन हैज डेवलप्ड ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, सिंस इट हैज पार्टली रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन, क्योंकि इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को वो रिमूव कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट कब होती है? व्हेन सच कॉलिजन, जो अभी हम लोगों ने कॉलिजन दिखाया, व्हेन सच कॉलिजन हैज सफिशिएंट एनर्जी, द COH बॉन्ड फॉर्म्स एंड द CCl बॉन्ड ब्रेक्स। इसके बाद क्या होगा, ये यहां पर बॉन्ड जो है यहां पर इमीडिएटली क्लोराइड आयन लिबरेट, ये यहां पर बॉन्ड बन गया और ये जो क्लोराइड आयन है ये यहां से ये लिबरेट हो जाएगा। तो ये आपका जो है मिथाइल CH3OH मिथाइल अल्कोहल जो है आपका बन जाएगा। और इसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, यहां पर जो कन्फिगरेशन है वो इन्वर्स हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन।
एंड दिस हैपन्स ओनली इन द SN2 रिएक्शन। एक बार हम इसको फिर देखते हैं। तो जैसे ये क्लोराइड आयन आपका जो है इधर गया, क्लोराइड आयन जो है ये लिबरेट हुआ। क्लोराइड आयन लिबरेट होने के बाद में एकदम से क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है। सो दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड CH3OH इज फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड द SN2 रिएक्शन। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स कैसे होगा अब SN2 रिएक्शन में? जो अभी आप लोगों ने देखा, दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप, दो OH एंड Cl आर लोकेटेड एज फार ए पार्ट एज पॉसिबल। ये दोनों काफी दूर दूर पर थे, एकदम बिल्कुल अपोजिट साइड में थे। द 3 हाइड्रोजन्स एंड कार्बन लाइन ए सिंगल प्लेन, ये एक सिंगल प्लेन में थे। ऑल बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री। कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एंगल्स थे वो सबके सब वो 120 डिग्री पर थे। एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लोकेटेड लाइक द स्पोक्स ऑफ द व्हील। जैसे एक व्हील होता है, एक पहिया होता है, उसमें स्पोक्स लगे हुए होते हैं, जैसे साइकिल का है या बाइक का है। तो उसी प्रकार से कार्बन के चारों तरफ जो है हाइड्रोजन जो थे वो एक स्पोक्स की तरह से वो तीनों 120 डिग्री पर वो जुड़े हुए थे, विद COH एंड CCl बॉन्ड्स लाइंग अलोंग द एक्सेस। और ये जो है एक एक्सेस पे थे, एक ऊपर था और एक नीचे था। ये बिल्कुल इस तरीके से था जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन में है, और ये Cl बॉन्ड और ये हाइड्रोक्साइड बॉन्ड जो है ये 120 डिग्री जो है 180 डिग्री अपार्ट थे ये। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ये 120 डिग्री पर था। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से ये होता है। तो यह भैया आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कैसे करता है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द SN2 रिएक्शन। तो SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होती है? रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा इसकी जो है CH3W में है। W मीन्स दिस इज द हेलोजन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे CH3W या CH3Cl या CH3Br, तो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला कंपाउंड है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। टर्शरी मतलब जो कार्बन, जिस कार्बन से क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच है वो 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी। सो सबसे ज्यादा जो इसमें रिलेटिव रिएक्टिविटी है, सबसे हाईली रिएक्टिव ये है, उसके बाद कम ये है, फिर ये कम है और उसके बाद सबसे कम ये है। इसलिए क्या होता है कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो केवल इन्हीं कंपाउंड में सबसे ज्यादा होती है, जो कि और उसके बाद जो है सबसे फिर ये कम प्राइमरी में होती है। कैसे होती है अगर आप देखें इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया और उसकी क्लोराइड आयन, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, और डाईमिथाइल DMF डाईमिथाइल फॉर्माइड में अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं तो ये RCl बनता है एंड ब्रोमाइड आयन जो है ये लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये यहाँ पर वीक बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी 37 है। लेकिन अगर ये मिथाइल, क्योंकि एक CH3 यहाँ पर, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर आ गया, तो इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी? क्योंकि दिस इज द प्राइमरी, ये कार्बन जो है केवल एक ही कार्बन से यहाँ पर अटैच है, तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज, इसकी रिएक्टिविटी ओनली 1। एंड आइसोप्रोपाइल अगर ग्रुप ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर 2 कार्बन से अब ये वाला कार्बन जो है ये अटैच हो गया है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है दैट इज द सेकेंडरी। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहां पर क्या होता है, इसकी 0.02 और ये 0.0008, अगर तीनों मिथाइल ग्रुप जो है यहां पर आ गए हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो तीनों अगर आ जाते हैं तो यहां पर जो है ये प्रोडक्ट आपकी ये रिएक्शन नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो ये वाला कंपाउंड है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अगर आपको ये सपोज इस टाइप के अगर कोई कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और आपको पूछा जाए कि इसमें जो है रिएक्टिविटी किस में है, या इस कंपाउंड में SN1 रिएक्शन होगी या SN2 होगी, तो यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन इसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि जो है हेलोजन है, जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, वो यहां से अटैक नहीं करेगा। तो जब वो बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां पर क्या होता है कि बल्कि ग्रुप्स आने शुरू हो जाते हैं, ये और बल्कि ग्रुप आ गए, यहाँ पर 3 बल्कि ग्रुप आ गए, तो बैक साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जब बैक साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वो वहां से बैक साइड से जो है वो वहां से आ ही नहीं पाएगा।
क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप हैं ये उसको हिंड्रेंस पैदा करेंगे, वो उसको अंदर जो है आने ही नहीं देंगे। इसका मतलब तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी बड़ा ग्रुप यहाँ पर कार्बन के पास नहीं है, इसलिए क्या होता है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है। तो रियली दिस इज रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। यहाँ तक आई थिंक आप लोग जो है वो सब समझ गए होंगे कि भाई SN2 रिएक्शन इज बाईमॉलिक्यूलर, और बाईमॉलिक्यूलर इसलिए होता है क्योंकि जो रिएक्शन रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पर जो है SN2 रिएक्शन इस कंपाउंड में नहीं होगी, क्योंकि जो आपका ये जो ग्रुप है ये यहां से बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये उसको जाने नहीं देंगे अंदर, तो उसका अटैक जो है हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है दिस रिएक्शन will perform as SN2 reaction, substitution nucleophilic bimolekular। अगर आप यहाँ पर देखें कौन कौन से रिजेंट्स ऐसे हैं जहां जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ये रिजेंट है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूट्रल रिजेंट। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, सो दिस इज द न्यूट्रल। तो यहाँ पर ROH बनेगा प्रोडक्ट और ये अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर अगर हम ये रिजेंट लिया तो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर हमारा ईथर बनेगा। सिमिलरली NaI अगर हमने लिया तो ये आयोडीन आयोडाइड आयन है, ये RI बनेगा। अगर हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया क्या है, ये भी जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन ये आपका बन जाएगा। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड क्लास ऑफ द मेन प्रोडक्ट, ये क्लास ऑफ द मेन प्रोडक्ट जो आपकी रिएक्शन होकर आएगी। और इन प्रोसीजर सबका जो है वो वैसे ही होगा, केवल ये है कि ये प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए आपका SN2 रिएक्शन में। सिमिलरली अगर आप देखें RNH2 अगर आपने रिजेंट लिया तो दिस प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे RNH2 ही रहेगा, RNHR, दिस इज द सेकेंडरी एमीन। अगर आपने ये ले लिया यहाँ पर RR-NH तो RR-NH ही आपका जो है न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पर जो है टर्शियरी एमीन बनेगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर KCN लेते हैं या AgCN लेते हैं तो यहाँ पर साइनाइड आयन आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे RCN बनेगा, ये नाइट्राइल बनेगा साइनाइड, ये CN से रिएक्शन करी। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर N से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये अभी हम इसको देखेंगे कि ये किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल है। अगर इसने N से रिएक्शन करी तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल बनेगा ये। तो यहाँ पर ये N से रिएक्शन करता है, यहाँ पर C से रिएक्शन करता है। सिमिलरली अगर KNO2 लेंगे तो यहाँ पर NO2 जो है आपका ये NO2 आयन जो है ये आपका रहेगा न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा एल्काइल नाइट्राइट यहाँ पर बनेगा। सिमिलरली AgNO2, तो AgNO2 को अगर हम लेंगे दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर हमारा नाइट्रो एल्केन बन जाएगा RNO2 और यहाँ पर हमारा एस्टर बन जाएगा। अगर हमने ये वाला कंपाउंड लिया दिस इज द न्यूक्लियोफाइल RCOO ये। और अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन है और यहाँ पर अगर ये लिया तो ये R- न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाता है और यहाँ पर हमारा एल्केन बन जाता है। नाउ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 आप समझ गए होंगे कि SN2 रिएक्शन कौन से हेलो एल्केन में ये रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप SN1 रिएक्शन को देखें तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की इसमें जो है वो मिल जाएंगे कि आपको SN1 रिएक्शन कौन से जो सबस्ट्रेट है वो किस में होगी और SN2 रिएक्शन कौन से सबस्ट्रेट में होगी, और ये आप किसी भी उसमें जो है ये उसको लागू कर सकते हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। द रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं एंड प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। और SN2 रिएक्शन किस में होती थी, दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। यहां पर क्या होगा SN1 में, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। यहां पर केवल एक रिएक्टेंट के ऊपर जो है कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है जो कि सबस्ट्रेट है। यहां पर केवल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, यहां पर जो है 2 स्टेप में रिएक्शन होती है और वहां पर सिंगल स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होती है और वो दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेट, और यहां पर 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। एक डिफरेंस इसमें ये है, कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने देखा ये जो कंपाउंड है, सपोज यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप से है यहाँ पर,
तो यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए हाइड्रोक्साइड आयन को बैक से आना पड़ेगा, और यहां बैक से आने के लिए उसके पास यहां पर ये उसको अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करेंगे यहां पर। तो यहां पर जो है इस कंपाउंड में केवल SN1 रिएक्शन होगी, ये ब्रोमाइड आयन आपका ये चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर ये अटैच हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्लियर मालूम चल जाना चाहिए कि SN1 रिएक्शन कौन से कंपाउंड में होती है और SN2 कौन से टाइप के कंपाउंड में होती है। तो इसमें दो स्टेप जैसे अभी हम लोगों ने बताया। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द पोलेराइड CBr बॉन्ड स्लोली ब्रेक्स। जो CBr बॉन्ड है, ये जो CBr बॉन्ड है ये पोलेराइड बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ब्रोमीन, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो थोड़ा ब्रोमीन की तरफ यहां पर रहता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? द पोलेराइड CBr बॉन्ड स्लोली ब्रेक्स, ये टूट जाता है, एंड कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकैटायन पे अटैक किया, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप। यहां पर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो ओनली दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो है कार्बोकैटायन बनता है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस इन SN1 रिएक्शंस। क्लियर? कैसे बनता है? सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। यहां पर ये कार्बोकैटायन बना, ये ब्रोमाइड आयन यहां से चला गया, क्योंकि बिकॉज दिस इज पोलेराइड बॉन्ड CBr बॉन्ड, ब्रोमाइड आयन यहां से रिप्लेस हो गया और ये कार्बोकैटायन यहां पर बन गया। कार्बोकैटायन पे दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहां पर स्टेप सेकंड में, और ये कंपाउंड आपका ये बन गया यहां पे। तो स्टेप फर्स्ट इज द स्लो स्टेप है ये, दिस इज द स्लो स्टेप। तो किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ द CBr बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड विद प्रोटिक सॉल्वेंट। जो प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया इसमें, उसकी वजह से क्या होगा कि ये CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड लिया आपने, इसी के ऊपर जो है रेट ऑफ कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है। SN2 में क्या करता है? उसमें जो दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और यहां पर केवल एल्काइल हैलाइड पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी इट्स फॉर्मेशन। आपको ये मालूम होगा कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है। तो जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगा उतना ज्यादा जो है वो एल्काइल हैलाइड जो है वो हमारा एल्काइल हैलाइड से उसकी रिएक्शन होगी। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी? जो आपका प्राइमरी हैलाइड है। फिर CH3X आ गया, तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन में यहां पर होगी प्राइमरी हैलाइड में, और SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होगी वो टर्शियरी हैलाइड में होगी, और ये रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। तो कोई भी अगर आपको उसमें पोलर सॉल्वेंट लिया या ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया या पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ में आना चाहिए कि SN1 रिएक्शन किस में होगी और SN2 रिएक्शन किस में होगी। और आई थिंक अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शियरी हैलाइड में होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद सब फिर कम इसमें होगी, इसमें और कम होगी, और इसमें होगी नहीं। और SN2 रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा प्राइमरी हैलाइड में होगी, फिर इसके बाद CH3X। जैसे अभी हम लोगों ने देखा SN2 रिएक्शन इज मोर परफॉर्म्ड इन द CH3X, और वो रिएक्शन SN2 इसमें नहीं होगी टर्शियरी हैलाइड में, यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है SN1 रिएक्शन में, यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन SN2 रिएक्शन में वो नहीं बनता है। तो ये जो है आपके फंडामेंटल जो है वो डिफरेंस है बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जैसे साइनाइड है,
तो साइनाइड में एक जगह जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन से अटैच होता है और एक जगह नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? द ग्रुप्स विच पॉजेसेस टू न्यूक्लियोफाइल सेंटर। जैसे CN हमने अभी लोगों ने देखा, तो CN ग्रुप में जो था, जो साइनाइड ग्रुप है और नाइट्राइट आयन है, दो हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दो हैं। कैसे हैं? तो दीज आर कॉल्ड द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो साइनाइड ग्रुप एंड नाइट्राइट आयन, यहां पर जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है C ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला कार्बन, और एक जो है अगर इसका ये रिजोनेंस फॉर्म इसका देखते हैं सेकंड, तो ये जो है आपका नाइट्रोजन इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो साइनाइड ग्रुप में जो है दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका ये यहां पर ऑक्सीजन है। सो साइनाइड ग्रुप अगर हम देखेंगे लिंकिंग थ्रू कार्बन, अगर कार्बन के साथ लिंकिंग होता है तो एल्काइल साइनाइड बनते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ में लिंक होता है तो क्या बनेंगे हमारे? एल्काइल आइसोसाइनाइड। कैसे बनते हैं एल्काइल साइनाइड? कैसे बनेंगे? अगर लिंकिंग थ्रू कार्बन, अगर ये जो R ग्रुप है ये कार्बन से यहां पर ये लिंक होता है तो RCN बनेगा, तो ये बनेंगे आपके एल्काइल साइनाइड। अगर ये R यहां पर अटैच होता है तो हमारे बनेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC। सो सच टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्राइट आयन के केस में अगर हम देखें लिंकिंग थ्रू ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा तो एल्काइल नाइट्राइट्स RONO, और अगर जो है हमारे लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अगर लिंकिंग होगा तो नाइट्रो एल्केन हमारे बनेंगे RNO2। कैसे बनते हैं? ये एल्काइल नाइट्राइड बनेगा अगर ये ऑक्सीजन से लिंक होगा, और यहां पर जो है नाइट्रो एल्केन बनेगा अगर ये N से अगर होगा लिंक होगा RNO2। तो सच टाइप ऑफ ग्रुप्स नाइट्राइट आयन एंड साइनाइड ग्रुप, दीज आर कॉल्ड द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। Now the elimination reactions. These are very important reactions. So this is also called the beta elimination. तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि what is the beta. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कंपाउंड है CH3 CH2 एंड Cl या Br, तो ये हेलोजन यहाँ पर है। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उसके बाद जो सेकंड कार्बन है दैट इज कॉल्ड द बीटा कार्बन। तो इसमें कैसे कैसे रिएक्शन होंगे? दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन। तो व्हेन एन एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम, तो ये एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 Cl, ये CH3 CH2 Cl या Br कुछ भी हो सकता है। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम, ये बीटा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन क्योंकि ये हैलाइड ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दे आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, अगर एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH से इसको हीट करेंगे हम तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां से एलिमिनेशन हो जाता है हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम बीटा कार्बन एंड ए हेलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम टेक प्लेस। यहां से अल्फा से हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और बीटा से जो है वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 और ये CH2X आपका कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। तो जैसे ही एक बेस ने यहां से अटैक करा, B इज इक्वल टू दिस इज बेस और दिस इज द लिविंग ग्रुप। X जो है आपका क्लोरीन ब्रोमीन जो है दिस इज लिविंग ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो जैसे ही इसने अटैक यहां पर किया तो ये जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर आ जाएगा और ये जो है यहां पर ये इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं हम। और यहां पर जो है ये एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होके ये इसको ये X जो है ये अपना ये यहां से रिप्लेस हुआ क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर आया, और ये वाला जो है X ने क्या करा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ये है ये आपका निकल गया
और सिमिलरली जो है आपका जो है बेस ने क्या करा कि बेस ने एक H से रिएक्शन करी, ये बेस इस हाइड्रोजन को लेके निकल गया और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा एल्कीन बन जाता है। तो ये हमारा एल्कीन बन गया और ये बेस के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ और यहाँ पर जो है हैलाइड आयन जो है वो निकल गया। दिस इज ए लीविंग ग्रुप। सो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एटम and a halogen atom from alpha carbon atom. So this is called the beta elimination. Since beta hydrogen atom is involved in elimination, it is also called beta elimination reaction. So elimination reaction of alkyl halide means beta elimination reaction. लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास what will happen if more than 2 beta hydrogen atoms are present? अगर 2 बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं किसी एल्काइल हैलाइड में तो क्या होगा? तो यहां पर फिर क्वेश्चन एक आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको कौन सा जो है हाइड्रोजन एटम वहां से रिप्लेस होगा। होना तो बीटा ही है, कौन सा रिप्लेस होगा? फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें इसको, क्योंकि यहां पर जो है ये वाला इस कार्बन से ये Br अटैच है, तो दिस इज अल्फा कार्बन एटम, क्योंकि यहां पर जो है जो ब्रोमीन अटैच है आपका, तो यहां पर ये अल्फा है तो ये बीटा हुआ, क्योंकि सेकंड कार्बन बीटा हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन है CH3, CH2 एक हमने H दिखाया। सिमिलरली ये भी बीटा कार्बन है, तो यहां पर जो बीटा कार्बन के साथ में ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो यहां पर 2 आपके बीटा हाइड्रोजन एटम है, मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ये भी बीटा हाइड्रोजन एटम है, ये भी बीटा हाइड्रोजन एटम है। तो अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन एटम जो है वो कौन सा रिमूव होगा, कौन सा एलिमिनेट होगा रिएक्शन से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जो है एक सेजेफ रूल है, इन्होंने एक रूल दिया है, ये अलेक्जेंडर जेटसेव इन 1875 फॉर्मुलेटेड ए रूल। क्या रूल है? इफ मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए हेलो एल्केन, द मेजर प्रोडक्ट विल बी एन एल्कीन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? एल्कीन होगा, जिसके पास which has greater number of alkyl group। जिस कार्बन वो एल्कीन बनेगा डबल, वो वाला जो है इसमें एल्कीन बनेगा जिस कार्बन के पास में जो है ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो अगर आप यहां पर देखें, इस कार्बन के पास में जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके पास में ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा, ये वाला रिप्लेस नहीं होगा। तो ये इन्होंने एक रूल दिया। तो इन्होंने क्या रूल दिया? मेजर प्रोडक्ट विल बी एन एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो यहां पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि बीटा कार्बन के पास में यहां पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि इसके पास देखेंगे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है यहां पर, लेकिन इसके पास में जो है ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, CH2 CH3। तो ये यहां से जो है ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कैसे होगा देखते हैं हम। इफ 2 बीटा हाइड्रोजन एटम्स, तब क्या होगा? द मेजर प्रोडक्ट इज हैविंग लार्जर एल्काइल ग्रुप। तो जिसके पास लार्जर एल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अब ये रिएक्शन हमने करी CH3 CH2 CH2 CH CH2 और ये Br, तो यहां से एक रिप्लेस हो सकता है, एक रिप्लेस यहां से हो सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा आपका। यहां से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो ये जो प्रोडक्ट बना केवल 19% बना और ये बना 81%। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन जब रिप्लेस हुआ तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में यहां पर ये आ गया और ये CH3 हो गया ऐसे। तो ये पेंट 2 इन, दिस इज 81% और ये बना हमारा केवल 19%। तो दिस इज अ रूल। तो जिसके पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास में ये इस टाइप का कोई अल्काइल हैलाइड है जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा हैं, मतलब इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन एटम है, तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा, वो वाला एल्कीन बनेगा जिसके पास जो है ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो इधर ज्यादा एल्काइल ग्रुप जिसके पास हैं, जिस कार्बन के पास हैं, वो वाला हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा। तो यहां पर जो है पेंट 2 इन, दिस इज द 81%, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका रूल। नाउ द रिएक्शन विद मेटल्स। कौन कौन से मेटल?
एल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन करती हैं वो मैग्नीशियम से भी कर सकती हैं और सोडियम से भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड वुड रिएक्शन। जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हम जो है बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो बना सकते हैं। तो अभी तो हम केवल एल्काइल हैलाइड के बारे में देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इन 1900 डिस्कवर्ड दिस RMgX, ये वाला कंपाउंड उन्होंने एक डिस्कवर किया और ये उन्होंने बनाया एल्काइल हैलाइड से। द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल। बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनिक क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हैं, वो कुछ मेटल से रिएक्शन करते हैं एंड द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड। और जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कार्बन का और मेटल का, ये RMg, ये कार्बन है CH3, तो इस कार्बन का जो होगा वो मेटल के साथ में बॉन्डिंग हो जाती है। एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हुए? जिस टाइप के जो ऑर्गेनिक जो क्लोराइड्स थे, ब्रोमाइड्स थे या ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं, उन्होंने जो है जब मेटल के साथ रिएक्शन करी तो दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब कार्बन ने मेटल के साथ में रिएक्शन कर ली, सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें CH3CH2X, X जो है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, को ये कुछ भी हो सकता है। तो ड्राई ईथर में ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है कि ड्राई ईथर में आपको ये रिएक्शन करनी है। तो जैसे ही आपने रिएक्शन करी है तो CH3CH2 इस कार्बन के साथ में इसकी बॉन्डिंग होगी Mg की, CH3CH2MgX या CH3CH2MgCl या MgBr। तो दीज आर कॉल्ड द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। आर शॉर्ट में हम कहते हैं RMgX। आर कुछ भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इन 1900 डिस्कवर्ड दिस रिएक्शन एंड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसको PhD की, उसमें PhD इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उन्होंने केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही PhD कर ली और उनको उसमें नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला नोबेल प्राइज? क्योंकि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इससे हम जो है बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो उनको बना सकते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीके से फिर हम लोग जो है उसको फर्दर उसका जो एप्लीकेशन है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, उनका बहुत सारा जो है वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है उनका काफ़ी, एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सो व्हाट इज द रिएजेंट, नेचर ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका क्या नेचर है? तो RMg जो बॉन्ड है, दिस इज हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है RMg, और दिस इज Mg का और X के साथ में जो हैलाइड है ये आयोनिक बॉन्ड है। तो ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज द नेचर ऑफ द RMgX। और ये जो है आपका, इसमें दो बॉन्ड हैं, एक आयोनिक बॉन्ड है और एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसीलिए जो, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है तो ये जो है वाटर में ये चला जाता है, RMgX जो है वाटर में वो डिजॉल्व हो सकता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि ये जो है काफ़ी सारे इससे कंपाउंड बन सकते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव हैं। रिएक्शन इज पॉसिबल विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन। कहीं से भी कोई भी प्रोटॉन उसको मिलेगा तो वो उससे रिएक्शन कर देगा एंड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो रिएक्ट विद वाटर, ये जो है अगर आप फिर एल्कोहल्स हम लोग पढ़ेंगे, एमीन्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा। तो इट रिएक्ट्स विद वाटर, एल्कोहल्स एंड एमीन्स ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ दीज कंपाउंड। क्योंकि इनकी एसिडिक नेचर है वाटर, एल्कोहल एंड एमीन्स की, तो इनसे वो रिएक्शन कर लेता है एंड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड। RMgX प्लस H2O वाटर के साथ में रिएक्शन करी तो ये RH बन गया आपका, और MgOHX ये जो है हाइड्रोकार्बन जो है हमारा ये बन जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आप इसका एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिया CH3CH2 CH3 और ये Br, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? क्योंकि ये जो कार्बन है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
मैग्नीशियम के साथ में इसके रिएक्शन करी तो मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, यहाँ पर कार्बन के साथ में बॉन्ड करेगा, तो इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करी CmGbr, सेकेंडरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर हमने वाटर से रिएक्शन करी, तो वाटर से रिएक्शन करी तो CH3CH2CH, और ये ग्रुप यहाँ से निकल गया, और ये जो है हाइड्रोजन इसका जो है यहाँ पर आ गया, और ये N ब्यूटेन हमारा जो है एक एल्कीन वो बन गया। सो दिस इज द एल्काइल ब्रोमाइड से हमने एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमने एक ब्यूटेन कैसे बनाया, ये आपको यहां पर पता चल गया। तो ये जो रिएक्शन है, जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं या ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है, इसकी हमने रिएक्शन ड्राई ईथर में क्यों करी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। अगर आप देखते हैं, इफ द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर आर प्रेजेंट इन ईथर, अगर ईथर में थोड़ा सा भी वाटर है, बिल्कुल रिएक्शन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करी जाती है, क्योंकि बिल्कुल जो ईथर होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि ईथर जो है वो एकदम से मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो व्हाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर, इफ द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर आर प्रेजेंट इन ईथर, द वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए प्रोटॉन सप्लायर, वाटर जो है वो प्रोटॉन सप्लायर का काम करेगा, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है वो इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एल्केन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसका एक रिएक्शन करा रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, ये हमने ईथर लिया तो CH3CH2 MgBr बन गया, लेकिन अगर इसमें ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर हुआ आपका ईथर में, तो ये क्या बनेगा, CH3CH3 प्लस MgOHBr, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, एक एल्केन बन जाएगा। और इसीलिए जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए जो है हम ड्राई ईथर में जो है वो रिएक्शन हम लोग करते हैं। नाउ द वुड्स रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। वुड रिएक्शन जो है, दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो इट इज ए कपलिंग रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। इट इज ए कपलिंग रिएक्शन in which two alkyl halides are treated with sodium metal। टू एल्काइल हैलाइड हमने ले लिए और यहाँ पर हमने क्या करा, सोडियम मेटल से उसको ट्रीट किया ड्राई ईथर में। ये रिएक्शन में ड्राई ईथर में हमने एक रिएक्शन जो है करी जाती है, एंड इट फॉर्म द हायर एल्केन। ये RR1 बन गया और ये 2NaX जो है हमारा सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ड्राई ईथर में रिएक्शन करी। अगर ड्राई ईथर में थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो वो क्या करेगा, क्योंकि सोडियम जो है इट इज़ हाईली रिएक्टिव। सोडियम जो है जैसे ही उसने मॉइस्चर लिया, आपने 9th 10th 11th में कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे जहाँ पर हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है सोडियम के साथ भी जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर अगर उसमें जरा सा भी गिर जाए तो वो एकदम से जो है वो उसको फायर को कैच कर लेता है। एकदम से वो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत जो उसमें एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रिलीज होती है। तो इसीलिए ड्राई ईथर में ये रिएक्शन करी जाती है 2RS + 2Na। तो यहाँ पर हमारा एक एल्केन बन गया और ये 2NaX। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट में अगर आपको कुछ मुश्किल भी लग रहा है तो आप वो भी कमेंट में डाल के उसमें पूछ सकते हैं। अगर इस जो मैंने टॉपिक आज पढ़ाया उसको भी, उसके बारे में भी आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग